आज एक बार फिर आपका जेनरो डेंटिस्ट्री में स्वागत है। आज हम एंडोडोंटिक असेस कैविटी के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय रहेगा कि एक आदर्श असेस कैविटी के क्या फीचर्स होने चाहिए। मीन्स एक आइडियल असेस कैविटी कैसी होनी चाहिए। प्रिय बच्चों, आमतौर पर आर्ट ऑफ लाइफ में यह कहा जाता है कि ऑलवेज कीप एंड इन माइंड, यानी आप अपने जीवन में जो भी कार्य करने जा रहे हो, जिस भी कार्य को आपने शुरू किया है, जो भी आपका ध्येय है, उसका परिणाम पहले ही आपके मन में होना चाहिए। एक अच्छा परिणाम, एक सकारात्मक परिणाम अगर आप अपने मन में सोचेंगे तो आपको सफलता का आभास होगा। तो आज के चैप्टर में आपने एक ऐसा ही इमेज अपने दिमाग में, अपने मन में बनाना है कि जो मैं असेस कैविटी बनाने जा रहा हूँ या बनाने जा रही हूँ, वो कैसी दिखनी चाहिए। मेरी जो आदर्श असेस कैविटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, ताकि मेरी RCT 100% सफल रहे। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहला गुण जो आपकी असेस कैविटी में होना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपकी असेस कैविटी ऐसी हो कि वो आपको अनुमति दे, यानी आपको परमिट करे कि आप पल्प चैम्बर के सारे कंटेंट रिमूव करने में सफल हो सकें। वो कंटेंट चाहे पल्पल टिश्यू है, कोई थिक कोलेजनस टिश्यू है, कोई डिस्क्रिट कैल्सिफिकेशन है, कोई पल्प स्टोन है, कोई न्यू फॉर्मेशन है, कोई सेकेंडरी टर्शरी रेपरेटिव डेंटिन है, या फिर कोई ओल्ड फिलिंग है, या कोई ओल्ड फिलिंग का कोई रेजिड्यू पल्प चैम्बर में पड़ा है, या फिर अगर वाइड केरियस एक्सपोजर है तो उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से रिमूव कर सके। आपका ये लक्ष्य रहना चाहिए और आपको इस पर केंद्रित होना चाहिए। तो अगर आप अपना यह लक्ष्य पूर्ण करना चाहते हैं तो असेस कैविटी बनाने के दौरान आपको कंप्लीट डी-रूफिंग करनी होगी। यह डी-रूफिंग आपकी पल्प हॉर्न के लेवल से अबव होनी चाहिए। You have to consider your pulp space as a continuum, starting right from the pulp horn to the apical foramen. Means आपको असेस कैविटी में अपने पल्प हॉर्न्स भी इन्वॉल्व करने होंगे। अगर प्रिय बच्चों आपकी यह डी रूफिंग कंप्लीट नहीं है या डी रूफिंग आपने अच्छी से नहीं की, तो आपको भविष्य में दो मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे पहले तो जो आपने RCT की है उसमें री इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकती है, और दूसरी बात, जिस टूथ में आपने RCT की है उसकी अर्ली डिस्कलरेशन हो सकती है। इसलिए असेस के दौरान आपको यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि मेरी डी रूफिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। इसको निश्चित करने के लिए आप अपनी कर्व्ड प्रॉब का जो पिछला हिस्सा है
उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको वो पार्ट जो असेस कैविटी है उसके वॉल्स के अलोंग मूव करना है। कहीं वो अटकता है तो यह बात सिद्ध होती है कि अभी आपकी डी रूफिंग कंप्लीट नहीं हुई। इसके लिए आप स्पेशल एंडो में आर्डीन्स प्रॉब्स होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो। मैं अपनी प्रैक्टिस में लॉन्ग शैंक एक्सकेवेटर को यूज़ करता हूँ और जब उसको स्लाइड करता हूँ, अगर कहीं वो अटकता है तो मेरे लिए यह एक इंडिकेशन होती है कि अभी डी रूफिंग के लिए थोड़ा काम मुझे और करना पड़ेगा। प्रिय बच्चों, याद रखिए, एंडोडोंटिक्स इज़ नॉट ए बिग जॉब, इट इज़ ए माइनस्क्यूल जॉब, इट इज़ ए स्मार्ट जॉब। सो इसलिए आपको धीरज रखना होगा, आपको शांति बनाए रखनी होगी और अपना समय लेकर यह काम पूर्ण करना होगा। डी रूफिंग को निश्चित करने के लिए इन कर्व्ड एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स को असेस कैविटी की एक्सियल वॉल्स के अलोंग स्लाइड करने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप स्लाइड कर रहे होते हैं, अगर आपके ये कर्व्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहीं अटक रहे हैं तो यह आपको इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी रूफ की ओवरहैंगिंग पड़ी है, जिसको अभी आपने एलिमिनेट करना है। अगर आप इन ओवरहैंगिंग्स को रिमूव करने में असफल रहेंगे तो आपकी असेस कैविटी का सबसे पहला फीचर, जिसमें आप चाहते हैं कि आप पल्प चैम्बर के सारे कंटेंट रिमूव कर पाएँ, आप नहीं कर पाओगे और फिर ये एक ऐसा खेल होगा जिसको आप बिगिनिंग में ही हार जाएंगे। याद रखिए बच्चों, डॉक्टर जॉन वेस्ट ने कहा था कि टोटल जो पल्प स्पेस की इन्फेक्शन है उसका 60% पल्प चैम्बर में है। इसलिए अगर आप अच्छे से पल्प चैम्बर की इन्फेक्शन दूर करने में सफल हो जाते हो तो आप अपनी रूट कैनाल की सफलता के पास और अग्रसर हो जाते हो। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं। कल असेस कैविटी के दूसरे गुण का वर्णन और चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, निडर रहिए, निरपेक्ष रहिए तथा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहिए। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज परमात्मा के आगे मेरी यह प्रार्थना है। धन्यवाद, मेरा आभार।